गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में बालेन शाह सरकार के आने के बाद से ही उनकी विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ताज़ा विवाद दलाई लामा के जन्मदिन को मनाए जाने को लेकर शुरू हुआ है। नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम और चीन की करीबी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नारायण काजी श्रेष्ठ ने पीएम बालेन शाह को विदेश नीति को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। विदेश मंत्री रह चुके नारायण काजी ने कहा कि बालेन शाह सरकार नेपाल की पहले से चली आ रही स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति से पीछे हट रही है। यह नेपाल के लिए विनाशकारी हो सकता है। वहीं चीन में राजदूत रह चुके पूर्व राजनयिकों के एक समूह ने भी बालेन शाह सरकार को चेतावनी दी है और कहा कि वह एक चीन नीति पूरी दृढ़ता के साथ लागू करे। नारायण काजी ने एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में दावा किया कि नेपाल के पूर्ववर्ती सुशील कार्की और अब बालेन शाह सरकार के दलाई लामा को जन्मदिन पर बधाई देने की वजह से संदेह और गंभीर चिंता पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाह पहले से ही फैल रही कि दलाई लामा को उत्तराधिकारी का ऐलान नेपाल से किया जाएगा। बता दिए कि चीन तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को बागी मानता है, जो भारत की धर्मशाला से अपनी निवासी सरकार चलाते हैं। चीन कई बार नेपाल को तिब्बतियों की गतिविधियों को लेकर नेपाल को चेतावनी दे चुका है। नेपाल नेता ने बालेन शाह को दी चेतावनी। पूर्व नेपाली विदेश मंत्री नारायण काजी ने कहा कि दलाई लामा के जन्मदिन को आधिकारिक मंजूरी के बाद मनाया गया है। इसमें काठमांडू में मौजूद कई पश्चिमी राजनयिकों ने हिस्सा लिया। ये कोई साधारण या छोटी घटना नहीं है। यह नेपाल की वर्तमान सरकार के विदेश नीति के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा कि अगर बालेन सरकार विदेशी ताकतों के रणनीतिक हितों को पूरा करने में लग जाती है तो इससे नेपाल की संप्रभुता स्वतंत्रता गंभीर संकट में फंस जाएगी। उन्होंने कहा कि नेपाल के देशभक्त लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उसका करारा जवाब देंगे। नारायण काजी ने बालेन सरकार को गंभीर चेतावनी दी कि वे ऐसी सारी गतिविधियों पर रोक लगाए जो देश की स्वतंत्रता संप्रभुता को कमजोर करता हो। इस बीच चीन में नेपाल के पूर्व राजदूतों के एक समूह ने भी बालेन सरकार से मांग की है कि वो पुरजोर तरीके से एक चीन नीति को बरकरार रखें। उन्हें चेतावनी दी कि इससे पीछे हटने पर नेपाल की विदेश नीति की विश्वसनीयता कमजोर होगी और चीन के साथ रिश्ते भी खराब होंगे। इन पूर्व राजनयिकों ने दलाई लामा का जन्मदिन मनाए जाने के बाद चीन के सुर में सुर मिलाते हुए यह चेतावनी दी है। नेपाल के पूर्व राजदूतों ने कहा कि उनका देश हमेशा से ही एक चीन नीति का पालन करता रहा है। साथ ही भरोसा दिया कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल अपने किसी मित्र देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बालेन सरकार में विदेश मंत्री शिशिर खनन की हाल ही में हुई चीन यात्रा के दौरान भी यही आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी दलाई लामा को जन्मदिन मनाया गया तो सवाल उठता है। मनाया जा रहा है कि बालेन सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजदूत चीन के सुर में सुर मिला रहे हैं। ये बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश की तारिक रहमान की सरकार सेना के लिए आधुनिक लड़ाकू विमान, युद्धपोत और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रही है। सेना को आधुनिक बनाने की योजना के तहत हथियारों की ये खरीद की जाएगी। इसके लिए करीब 86,000 करोड़ टका बांग्लादेशी करेंसी खर्च किए जाएंगे। सरकार ने इसे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की एक बड़ी पहल बताया है। द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक तारिक रहमान सरकार की योजना के तहत नेवी के लिए आधुनिक फ्रिगेट, कॉर्वेट, ऑफशोर पेट्रोल वेसल और पनडुब्बियां खरीदी जाएंगी। वहीं एयरफोर्स के लिए चौथी पीढ़ी के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MRCA, अटैक हेलीकॉप्टर, मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदे जाएंगे। तारिक रहमान ने बुधवार को संसद में सांसद मासूम मुस्तफ़ा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए बांग्लादेश सेना को मजबूत और आधुनिक बनाने को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए सरकार ने 3 साल की योजना और उसके बाद 7 साल कुल 10 वर्ष का कार्यक्रम अपनाया है। तारिक ने कहा कि इन योजनाओं के लागू होने से सेना की कुल युद्ध क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम में जमीनी युद्ध क्षमता को बेहतर बनाने के लिए नए टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन खरीदना शामिल है। साथ ही सटीक हमले और हवाई सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए आधुनिक आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक हथियार और कम और मध्यम दूरी की हवाई सुरक्षा सिस्टम भी शामिल है। ऐसी सेना मानवरहित हवाई वाहनों, UAV, काउंटर UAV सिस्टम और उन्नत निगरानी तकनीकों को शामिल करके अपनी खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और स्थिति की समझ की क्षमताओं को बढ़ाएगी। सेना की हवाई हमले की क्षमता, सैनिकों और उपकरणों के लिए हवाई परिवहन क्षमता और नदी परिवहन कार्यों का विस्तार करके रणनीतिक क्षमता में सुधार किया जाएगा। तारिक रहमान ने बताया कि उनकी अगुवाई वाली सरकार आर्टिलरी, गोला बारूद, MLRS रॉकेट, टैंक, गोला बारूद, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अन्य हथियारों का रणनीतिक भंडार बनाने की योजना बना रही है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेना लंबे समय तक युद्ध अभियान जारी रख सके। तारिक ने बताया कि फ्यूज और प्राइमर, आधुनिक असॉल्ट राइफल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट जैसे सैन्य उपकरणों के निर्माण के लिए घरेलू उत्पादन सुविधाएं और तकनीकी क्षमताएं विकसित की जाएंगी। इससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए अगले एक दशक में 86,000 करोड़ टका की जरूरत होगी। नौसेना के आधुनिकीकरण प्लान में आधुनिक फ्रिगेट, कॉर्वेट, ऑफशोर पेट्रोल वेसल और पनडुब्बियां हासिल करना शामिल है। बिना पायलट वाले प्लेटफॉर्म को शामिल करने, नए नौसैनिक बेस बनाने और घरेलू जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने की योजना है। फोर्सेस गोल 2030 के तहत चौथी पीढ़ी के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट सेना को दिए जाएंगे।
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए बोगुरा में यूएई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की काम पहले से ही शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने का काम किया जाएगा। मेड इन बांग्लादेश रक्षा क्षेत्र को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय रक्षा औद्योगिक नीति बनाने का काम चल रहा है। डिफेंस रिसर्च और इनोवेशन को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों को बढ़ाया जाएगा। ये बात करें हम अमेरिका की। अमेरिका ने गुरुवार शाम को एक बार फिर ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इस बार ईरान की पोर्ट सिटी बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया है। बंदर अब्बास से कई धमाकों की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी हमलों में ईरानी सेना और आईआरजीसी से जुड़े मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के सहयोगी अरब देशों जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर हवाई हमले किए हैं। ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने क्या बताया? ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर बसे ईरानी पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में और धमाके सुनाए गए हैं। एजेंसी ने इन हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं दी है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि धमाकों वाली जगह से काले धुएं के गुबार उठते नजर आए हैं। बंदर अब्बास ईरान के होर्मुज़गान प्रांत की राजधानी है और फारस की खाड़ी के नज़दीक स्थित है। ये ईरान का आर्थिक, सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक बंदरगाह शहर है। ईरान ने किए जवाबी हमले। ईरान ने पड़ोसी खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों और बुनियादी ढांचे पर जवाबी हमला किया है। आईआरजीसी ने बहरीन, कुवैत और कतर पर हमले करके जवाबी कार्रवाई की, जहां अमेरिकी सैन्य संपत्तियां स्थित है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने आरिफ जान और अली अल सलेम और बहरीन में जुफैर और शेख ईसा को निशाना बनाया गया है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि एक व्यक्ति घायल हुआ है। यह चोट मलबा गिरने से लगी और घायल को अस्पताल ले जाया गया है। गुरुवार को जॉर्डन की सेना ने कहा कि देश भर में सायरन बजने के बाद उन्होंने अपने हवाई क्षेत्र में ईरान की 8 मिसाइलों को रोका। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.